हेलो एवरीवन। आपने कुछ दिनों से सुना होगा कि फ्रांस में कम्युनल राइट्स चल रहे हैं। फ्रांस इज बर्निंग। फ्रांस की हालत बहुत ख़राब है। कम्युनल टेंशन्स क्रिएट हो गए हैं। ये बात सोचकर हमें कई बार अचंभित करता है हमें कि फ्रांस ऐसी डेवलप्ड कंट्री के सामने ऐसी बड़ी समस्या कैसे क्रिएट हो गया है। अगर इसे आपको समझना है तो इसके बैकग्राउंड समझना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बैकग्राउंड से इसकी पूरी हिस्ट्री खंगाल लेंगे और पता करेंगे कि ये कम्युनल टेंशन की असली जड़ है क्या। देखिए क्या हुआ कि 17th और 18th सेंचुरी में फ्रांस जो है उसमें बहुत इंटरनल डिविजन्स थे। सोसाइटी में जो था स्ट्रैटिफिकेशन था और इनइक्वलिटी प्रिवेलेंट था। उस समय में जो फ्रांस था वो बेसिकली 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग जो था क्लर्गी क्लास था, दूसरा नोबेलिटी क्लास और तीसरा वर्किंग क्लास। जो पहले दो थे यानी कि क्लर्जी और नोबेलिटी, ये मैक्सिमम रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल किए हुए थे और वो टैक्सेस भी नहीं पे करते थे। और जो वर्किंग क्लास था उनके पास जो था वो रिसोर्सेज भी कम थे और टैक्सेस भी वो पे करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि वर्किंग क्लास, क्लर्जी और नोबेलिटी इन दोनों का बर्डन सह रहा था। इस चीज़ का डिसएंचेंटमेंट क्रिएट हुआ और इंटेलेक्चुअल क्लास इमर्ज किया। और 1780 से 1790s के बीच में जो है फ्रेंच महान रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन करीब करीब आपके ये मान के रखिए कि 1790s और 99 के करीब आते आते तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ। फ्रांस था वो रिपब्लिक होकर इमर्ज किया। ये कह लीजिए कि यूरोप के मोनार्कियल रूल पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। और फ्रांस में इक्वालिटी, लिबर्टी और फेटर्निटी, ये 3 डेमोक्रेटिक एसेंस क्रिएट हुआ। अब इस बात को समझिए कि फ्रांस में जिस समय यूरोप में अधिकतर कंट्रीज मोनार्की की चपेट में है, फ्रांस एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री इमर्ज करके आया है। अब एक बात को समझना होगा कि इस डेमोक्रेटिक एसेंस में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पिलर था वो था सेकुलरिज्म का। हालांकि फ्रांस में 1905 में राइटिंग आप कह सकते हो, वो सेकुलरिज्म 1905 के बाद आया है, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही सेकुलरिज्म की नींव रख दी गई थी। अब जरा बात समझते हैं कि फ्रांस का सेकुलरिज्म है कैसा। देखिए, अक्सर लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रांस का सेकुलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है और इंडिया का सेकुलरिज्म जो है वो इंडियन सेकुलरिज्म है। इन दोनों में अंतर है। देखिए, वेस्टर्न सेकुलरिज्म में होता क्या है। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में रिलीजन और स्टेट ये दोनों कंप्लीटली अलग होते हैं। रिलीजन को स्टेट से कोई मतलब नहीं होता है, स्टेट को रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ पे आपको देखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल पावर होंगे, पॉलिटिकल लीडर होंगे, वो रिलीजियस अफेयर्स में कम पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आप को अलग करके रखते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रिंसिपल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हर एक रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो आपको कई बार रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। खैर, ये बात इंडियन सेकुलरिज्म को लेकर नहीं है, फ्रांस के सेकुलरिज्म को लेकर है। अब सवाल उठता है कि क्या यही तरह का जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म जिसमें कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन स्टेट और रिलीजियस क्लास है या रिलीजन है, इसमें जो कंप्लीट सेपरेशन आपको जो दिखाई देता है, क्या फ्रांस में भी वही है? यस, फ्रांस में भी वही है। लेकिन वेस्टर्न सेकुलरिज्म और फ्रांस में एक डिफरेंस है। फ्रांस जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर भी सेकुलरिज्म को नहीं चाहता है। ठीक है, फ्रांस जो है वो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव रखता है। इवन इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बिलीव रखता है कि आप रिलीजियस सेरेमनीज, रिलीजियस कस्टम्स, प्रिंसिपल्स पर भी आप मौकरी कर सकते हैं, उस पर आवाज उठा सकते हैं। अब आप इस बात से क्या समझेंगे और क्या समझेंगे कि पब्लिक प्लेसेस पर भी जो है आपको कंप्लीटली सेकुलर रहना है और रिलीजन का इंटरफेरेंस आप नहीं देख सकते। आपको इस बात से पता लग जाएगा कि 2011 में बुर्का बैन कर दिया पब्लिक प्लेसेस पर। और कई बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बुर्का को स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया पब्लिक प्लेस पर। तो इस टाइप के सेकुलरिज्म पे फ्रांस बिलीव रखता है। देखिए, इस टाइप का सेकुलरिज्म बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब फ्रांस में इस टाइप का सेकुलरिज्म इमर्ज करके आया, उसमें में प्रीडोमिनेंटली फ्रांस जो है वो एक क्रिश्चियन सोसाइटी था। ठीक है, लेकिन 1945 के बाद जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री की तरह इमर्ज करके आया। तो फिर फ्रांस की कई सारी कॉलोनीज थी उस समय में। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का मेन पर्पस क्या था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्चुअली में कॉलोनीज की लड़ाई थी। कॉन्सेप्ट है लेबेनसुराम। इसके अंदर ये होता है कि अगर कोई स्टेट अपने आप को आगे दिखाना चाहता है, कल्चरली अपने आप को डेवलप दिखाना चाहता है,
तो वो जितनी ज़्यादा अपने अंदर कॉलोनीज रखेगा उतना ज़्यादा उसको रॉ मटेरियल भी मिलेगा और फिनिश्ड गुड के लिए मार्केट भी मिलेगा। समझ में आ गया। इसी लेबेंसुरान और लिविंग स्पेस की खोज ने यूरोपियन कंट्रीज के बीच में कॉलोनीज को लेकर एक तरह का समझिए होड़ लग गया कि किसके पास कितनी ज़्यादा कॉलोनीज है। तो फ्रांस की उस समय में अफ्रीकन कंट्रीज में कई सारी कॉलोनीज थी, जैसे मोरक्को था, अल्जीरिया था और ट्यूनीसिया थी, बहुत सारी कॉलोनीज थी। ठीक है, तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो फ्रांस ने इस चीज़ को मतलब एपोलॉजीज एक्सप्रेस करते हुए ये कहा कि जो कोई भी इमिग्रेशन करना चाहता है इन कॉलोनीज से, जो पहले फ्रांस की कॉलोनीज थी, चूंकि इसमें फ्रांस वो कॉलोनीज में फ्रेंच लैंग्वेज लोग बोलते थे, जिसे फ्रेंकोफोनिक भी कहते हैं, तो वो फ्रांस में आकर रह सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रांस ने इमिग्रेशन को जो है वेलकम किया और इन कॉलोनी से यानी कि अफ्रीका से कई सारे लोग जो हैं फ्रांस में आना शुरू कर दिए। अब जैसे ही फ्रांस में इन कॉलोनी से लोग आना शुरू किए, इनमें कुछ मुस्लिम्स थे और कुछ अदर रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो इनका एक अपना डिफरेंट कल्चर था। जब इनका अपना एक डिफरेंट कल्चर हुआ तो फिर इसके वजह से क्या हुआ कि इस कल्चर का जो वहाँ का फ्रेंच कल्चर के था उसके साथ क्लैश हुआ, जिसकी वजह से टेंशन्स क्रिएट होना शुरू हुआ। इसी टेंशन की निशानी थी कि कई जगह पर आज के टाइम में जो इमिग्रेंट पीपल हैं उनके बीच में और वो फ्रेंच अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो है कई बार प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि फ्रेंच अथॉरिटीज़ जो है उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। अब जरा बात को समझने की कोशिश करिए, देखिए क्या चल रहा है। एक तरफ फ्रेंच जो है वो क्रूड सेकुलरिज्म पे बिलीव रखता है, ठीक है, जहां पे वो मानता है कि अगर आपको फ्रांस में रहना है तो फ्रेंच वैल्यूज को आपको अपहोल्ड करना होगा, फ्रेंच कल्चर को अपहोल्ड करना होगा, फ्रेंच के सेकुलर पॉलिसीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कई सारे इंटीग्रेशन लॉज भी लाए हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम जो लोग इमिग्रेंट हैं उनके अपने भी कल्चर हैं, आपको उनको भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने उनको वेलकम किया है तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है। पहले फ्रांस जो था वो प्रीडोमिनेंटली अ क्रिश्चियन सोसाइटी था, लेकिन जब से इमिग्रेशन का इन्फ्यूजन हुआ है तो डाइवर्सिटी बढ़ गई है वहां पर। इस डाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव को देखते हुए फ्रेंच में जो ये जो क्रूड सेकुलरिज्म नजर आ रहा है वो कंपैटिबल नहीं है अब की सोसाइटी में। इसके वजह से क्या हो रहा है कि अंदर सोसाइटी में बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं। तो ये देखते हुए फ्रेंच अथॉरिटीज ने क्या किया, इमिग्रेशन लॉज में कुछ चेंजेस लाए। पहले क्या होता था कि अगर किसी को डिपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको काफ़ी सारे चांसेस दिए जाते, 10 से 12 चांसेस दिए जाते थे। अब इन्होंने क्या किया है कि अगर आपको अपील करना है तो 10 से 12 आप अपील कर सकते। तो अब इन्होंने क्या किया कि इस अपील को कम करके 4 कर दिया है। तो लोगों के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके अंदर ये टेंशन क्रिएट हो गया कि हमें डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, फ्रांस से बाहर निकालने की कोशिश जा रही है, जबकि हमने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम दे दिया है। तो इसके वजह से पहले से रोष है फ्रेंच सोसाइटी में इमिग्रेंट्स के अंदर। अब इसी बीच में एक घटना घट गई। नहेल जो है एक 17 साल का एक लड़का था जो कि बेसिकली अल्जीरिया मोरक्को डिसेंट फैमिली से बिलोंग करता था, एक मुस्लिम लड़का था। उसमें हुआ क्या कि वो येलो कलर की कार से मर्सिडीज बेंज की कार से चल रहा था और वो बस लेन से क्रॉस कर रहा था, ठीक है। तो उसे रोका गया कि तुम बस लेन में क्यों जा रहे हो, पर उसने क्या किया, बात सुना नहीं। पुलिस ने क्या किया, उसको रोकने की कोशिश की। इसी स्कफल में पुलिस से की गोली चल गई और वो नहेल है वो मारे गए। इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गया कि भाई इमिग्रेंट्स को मारा जा रहा है बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। तो यहाँ पर आपको एक बात समझना होगा कि नहेल को जो मारा गया उसके अगेंस्ट लोगों में प्रोटेस्ट तो था ही, और जिस पुलिस ने ये बंदूक चलाया वो भी अरेस्ट हो गया। तो फिर अब प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? जब पुलिस पर्सनल ने आपके अगेंस्ट एट्रोसिटीज किया, अगर वो अरेस्ट हो गए हैं तो अब किस बात का प्रोटेस्ट है? तो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अब ये प्रोटेस्ट जो है बेसिकली एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। यहाँ पर अभी इन्होंने एक तरह का स्पार्क क्रिएट कर दिया है। ग्रीवेंसेस इनके बहुत पहले से आ रहे हैं कि जो ये टाइट इमिग्रेंट लॉज हैं इनके अगेंस्ट ये पहले से इनके अंदर जो है टेंशंस हैं, ठीक है। तो उसी का आउटबस्ट हमको सामने नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब फ्रांस को समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ फ्रेंच सोसाइटी चेंज हुआ है, सोसाइटी अब डाइवर्सिफाई हुआ है। 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इमिग्रेंट हैं। तो जब 10% ऑफ द पॉपुलेशन इमिग्रेंट है तो हमें उनके भी डिग्निटी, उनकी भी लिबर्टी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा।
आप जो क्रूड सेकुलरिज्म लाएंगे तो उससे काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि समय बदल गया है आपका। ठीक है, तो आपको चाहिए कि जो आपके सेकुलर लॉज हैं उनमें माइनर ट्विकिंग करी जाए और जो माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को भी रिस्पेक्ट किया जाए। एट द सेम टाइम जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और जो टेंशन क्रिएट हो रहा है, इसको भी रोकने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट को और फ्रेंच अथॉरिटीज को कदम उठाने चाहिए। अदरवाइज अगर ये स्नोबॉल हो गया तो कहीं ना कहीं जो फ्रांस, जो एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, अपना एक डेमोक्रेटिक लीगेसी है, वो चीज जो है खत्म हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उन्हें भी ये समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो प्रोटेस्ट होना चाहिए वो साइलेंट होना चाहिए। ठीक है, उस पर जो है आपका, अगर वो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है तो वो फिर राइट में कन्वर्ट हो जाता है। और राइट जो है, आप किसी अथॉरिटीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा दिन तक आप राइट से सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो अथॉरिटीज होती हैं वो उनके पास बहुत सारी मशीनरीज होती हैं, उसको आराम से क्रश किया जा सकता है। आप इसी पर्सपेक्टिव में गांधी जी को समझ सकते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि जो सत्याग्रह होना चाहिए वो हमेशा पीसफुल होना चाहिए आपको, और आपकी डिमांड जो होनी चाहिए वो पीसफुल मैनर में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है, इंडिया क्या सीख सकता है इससे? देखिए, इंडिया को भी ये समझना होगा कि जब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे यूनिफॉर्म लॉज लाते हैं तो म्यूचुअल कंसेंसस के बेसिस पे ही आना चाहिए, कोई कोएर्सन नहीं आना चाहिए। अदरवाइज इसके इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में बहुत इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। तो अगर म्यूचुअल कंसेंसस से लिया जाए तो आप फ्रांस जैसे राइट से बच सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।